नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से रेशनल स्टडी में। और आज हम 2 दिन का यहाँ पे द हिंदू कवर करने वाले हैं और इसमें से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर छाटेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली जो एग्जाम आने वाली है दिल्ली पुलिस या फिर जो अग्निपथ से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम है, सीयूईटी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि द हिंदू से काफ़ी सारे करंट अफेयर जो फर्स्ट टिप सीयूईटी की जो देखी गई थी उसमें मिले हैं। वो काफ़ी ईजी पेपर बताया जा रहा है सीयूईटी का। अगर आप देखें तो अगर विकित आप दिल्ली पुलिस हो या फिर एसएससी को एग्जाम हो तो उसमें काफ़ी सारा जो सेंट्रल एग्जाम में होती है, और या फिर हम बात करें स्टेट की तो स्टेट्स का भी हम थोड़ा बहुत कवर करेंगे। और जो कि एग्जामों में करंट अफेयर आता है वो यहाँ से ही बनता है। और इवन हम देखें तो इसमें से आपको बहुत सारी पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ें करंट अफेयर्स आपको ये मिल जाएगी जो आपको दूसरे सब्जेक्ट हिस्ट्री या फिर जोग्राफी है वो कवर करने में भी आसानी मिलेगी। तो आज का 2 दिन का संडे का और आज मंडे है, तो आज दोनों का यानी 17 और 18 जुलाई का यहाँ पे द हिंदू है फ्रंट पेज इसका। तो ये है आज का द हिंदू और इसका फ्रंट पेज यहाँ पर। सबसे फ्रंट पेज पे दोस्तों यहाँ पर सीजीआई जो साहब है उनका एक वाक्य है वो देखेंगे हम उसको पेज नंबर 6 में। उन्होंने यहाँ पर बताया दोस्तों, जो अनबेल से जो लोगों ने गिरफ्तार होते हैं, आपको मालूम है हमारे पे लगभग 6 लाख कुछ यहाँ पे हमारे पे जेल में बंद लोग हैं। उसमें से 90% से 85% जो लोग वो होते हैं दोस्तों जिनके ऊपर जो है आरोप सिद्ध नहीं होता और फिर भी वो जेल में होते हैं, बिकॉज वो बेल कहीं ना कहीं हमारे पे जो बेल प्रोसीजर है वो बहुत ढीला ढाला है। हमारे कोर्ट में एक दिक्कत है कि हमारे पे बेल करवाने में काफ़ी समय लगता है, और काफ़ी सारे जो निर्दोष लोग भी होते हैं उसमें से वो यहाँ पे जेल में अपना काफ़ी समय एग्जाम बोले कि उनको बाद में कोर्ट को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो काफ़ी समय जेल में बिना वजह ही बिता लेते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान में जयपुर में एक कार्यक्रम था जिसमें मुख्य जज जो हमारे मुख्य कार्यक्रम के जो अध्यक्ष थे वो सीजीआई ने करी, और साथ साथ में यहाँ पर किरण रिजिजू भी थे और वहाँ के सीएम अशोक गहलोत, और ये सब कुल मिला के 3-4 लोग थे। यहाँ पे इन्हें एक कॉन्फ्रेंस करी थी, इसमें बताया गया। ठीक है, पेज नंबर 6 में ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर सेंटर से यहाँ पर एक आरटीआई लगाई गई थी। एक बंदे ने उनका उन्होंने पूछा था यहाँ पर जो हमारे जो सेंसस ऑफिसर जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो सेंसस अधिकारी होते हैं उनको यहाँ पर इन्हें एक आरटीआई से सवाल पूछा था कि जो कोविड की वजह से जो हमारा जनसंख्या जो हम बोले काउंटिंग का जो प्रोसीजर है वो रुका हुआ है। देखो हमारे पे 2011 में लास्ट टाइम जो है जनसंख्या नापी गई थी, काउंट की गई थी। उसके बाद जो है अगले 10 साल में यानी 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से कहीं ना कहीं ये बंद हो गई। तो अभी पूछा गया होम मिनिस्ट्री से, तो उसका जवाब अभी तक उन्होंने बोला हमारा कोई इरादा नहीं है करवाने के लिए, जो कि बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है आगे, क्योंकि हमारा काफ़ी 10 साल हो गए दोस्तों, एक डिकेड हो गया है, हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। और अगर आंकड़ा नहीं होगा तो उस हिसाब से हम हमारी जो योजना आगे जो बनाते हैं मेनली वो किस प्रकार से वर्क करेंगे। हमारे पास देखिए जो सेंसस आते हैं उसमें काफ़ी प्रकार के आंकड़े आते हैं, जनसंख्या के आंकड़े नहीं आते, ये भी पता चलता है कितनी टाइप से कितने ऐसी है वो कितने बैकवर्ड लोग हैं, ये सब चीज़ें हमको आंकड़ों में मालूम पड़ती है, तो उस हिसाब से हम अपनी योजना बनाते हैं। तो 10 साल का आंकड़ा मतलब अभी तक जो हमारे पे जो काम हो रहा है 2011 के हिसाब से हो रहा है, और आज 2022 आ चुका है। तो अभी तक फ़िलहाल में कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है होम मिनिस्ट्री से कि वो यहाँ पे सेंसस ऑर्गेनाइज करने वाली है। ठीक है, और अगर आप देखो यहाँ पे तो ये गोडबे राजपक्षे जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि मेरे समय जो है श्रीलंका काफ़ी अच्छे स्थिति में था दोस्तों, और मैं जब हमने जो इनका मानना है कि हमारी जो पार्टी ने कार्यकाल करा वो उस समय आए जब श्रीलंका अपनी बेकार स्थिति में पहले ही से था, और उनका कहना था जो इसका फॉरेन जो इन्वेस्ट काफ़ी कम था, और जो इनका विदेशी मुद्रा जो भंडार था वो 7 कुछ बिलियन पे पहुँच रखा हुआ था। और उनका कहना था हम ऐसी स्थिति में आए जब कोविड और दूसरी चीज़ें थी, तो ये इसमें कोविड का इन्हें मेनली आरोप लगाया कि हमारी पार्टी में हमारे कोई उसमें वो नहीं है, कोविड की वजह से ही सब स्थिति श्रीलंका की हुई है, उनका मानना ये पेज नंबर पे। और साथ में यहाँ पर ये उस समय लास्ट जो मैच था दोस्तों ओडीआई का इंग्लैंड के विरुद्ध, तो उस मैच का यहाँ पे दे रखा है। आपको पता है लास्ट डिसाइडर मैच था जो कि जीत चुके हैं, लेकिन पुरानी खबर है क्योंकि हम संडे का भी कवर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक न्यूज़ जो तो छत्तीसगढ़ से दे रखी है, ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वहाँ के पंचायत राज मिनिस्टर राजस्थान वो सॉरी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के, उन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया है, जो कि एक नेगेटिव है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव होने वाले और बगावती लक्षण यहाँ पे दिखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर आपसे रिलेटेड है, यहाँ पर आप जो गवर्नमेंट है फाइनली उन्होंने कह दिया जो अभी राष्ट्रपति चुनाव होंगे ना उसमें वो अपोजिशन पार्टी से खड़े जो यशवंत सिन्हा है उनको सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपका सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट एनडीए से वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट भी अब दोनों पार्टी ने ऑर्गेनाइज कर दिया, उसको भी देखेंगे हम। कांग्रेस ने जो अपोजिशन का ग्रुप है उनने भी, और एनडीए के जो अलायंस है उनने भी यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट को यहाँ पर घोषणा कर दी है, जो कि जगदीप धनखड़ जो कि पश्चिम बंगाल के जो हम बोले गवर्नर है उनके बारे में यहाँ पर है, उन्होंने अभी रिजाइन कर दिया पश्चिम बंगाल के गवर्नर से, और राष्ट्रपति ने एक्सेप्ट भी कर लिया उनको, इसको भी देखेंगे। और मोदी जी का यहाँ पर बुंदेलखंड से इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का इनोग्रेशन जो उन्होंने करा। और यहाँ पर जो है कांग्रेस ने अहमद पटेल है ना दोस्तों, ये मेनली वो जो गुजरात का जो
राइट विद हर धोखे, उसमें कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया गया था। एसटी जो गुजरात पुलिस की एसआईटी टीम थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उनका मानना है कि कांग्रेस द्वारा ही यहाँ पर जो है भड़काए गए थे और अहमद पटेल को यहाँ पर जो जो अहमद पटेल जी उनकी बच्चे उनकी डॉटर और उन्होंने ही यहाँ पर मिलकर जो है जो ये काम करा था दंगे भड़काने का और कहीं ना कहीं पैसे यहाँ पर देने के। और अगर देखिए यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो यूपी कोर्ट है उनने यहाँ पर जो जुबेर है जो कि आर्ट न्यूज़ के को फाउंडर है, उनकी जो बेल यहाँ पर कैंसिल कर दी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट पेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टी एस देव, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नेता है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से कांग्रेस के। और इनकी टसल दोस्तों मेनली जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है बघेल साहब, उनसे चलती रहती है। तो यहाँ पे दिक्कत ये वाली बात है, इन्हें कल परसों हम देखें तो रिज़ाइन कर दिया दोस्तों पंचायती राज मिनिस्टर से। ये स्टेट गवर्नमेंट में पंचायती राज मिनिस्टर थे और इनने फाइनली कुछ इश्यूज़ के कारण यहाँ पर इनका कहना यह है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है और दूसरी जो योजना है उसका बेनिफिट्स इनके जनता को नहीं दे पा रहे थे कांग्रेस के साथ काम करते हुए। तो इनने इसका अवहेलना मतलब इसकी देते हुए कि हाँ इसी यही कारण थे कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से, इसको कहते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं टसल देखते हुए यहाँ पर दिख रहा है कांग्रेस के बीच में। और इनने एक इंपॉर्टेंट नेता होते हैं यहाँ पर इस पद से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पर आपको बताइए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पर 2 सिटीज़ के नाम चेंज करने के लिए अप्रूवल पास करवा दी है कैबिनेट से उनकी। अब ये दोस्तों होम मिनिस्टर के पास जाएगा, वहाँ से अगर हो जाता है तो ये फाइनली औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम चेंज हो जाएगा। तो पहले ऐसा नहीं कि पहली बार मांग उठी है, ये सबसे पहले जो है जाते जाते जो वहाँ की महाविकास अघाड़ी लाइन्स था दोस्तों, जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की सरकार और एनसीपी और वहाँ की कांग्रेस की जो सरकार थी उनने इसको पहले पास कर दिया था। और उनका आगे जो है यहाँ की जो गवर्नमेंट जो अभी बनी बीजेपी की, उनने भी इसको पास कर दिया और होम मिनिस्ट्री को बचा दिया। तो कहने की बात यहाँ पर यह है कि औरंगाबाद का जो नाम होगा वो आगे जो होगा संभाजी नगर हो जाएगा, छत्रपति संभाजी नगर। और जो उस्मानाबाद का जो नाम हो जाएगा वो धाराशिव हो जाएगा। ठीक है, धाराशिव। तो ये 2 नाम यहाँ पे चेंज करे गए। आप बता दें नाम चेंज करने से पहले ये होम मिनिस्टर यहाँ की जो असेंबली उसको पास करती है, उसके बाद होम मिनिस्टर के पास भी जाते हैं। होम मिनिस्टर के अंतर्गत ये देखा जाता है कि कई और ऐसी जगह तो नहीं है जिनके नाम यही है, और साथ साथ में देखा जाता है कोई ऐसी जगह तो नहीं जिसका पोस्ट ऑफिस, ये सब चीज़ें चेक करी जाती है। पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन को ये सब इस नाम पे तो नहीं है, ताकि कोई जो है यहाँ पर मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाए किसी प्रकार की और कहीं ना कहीं बाद में दिक्कत हो। ठीक है, तो ये सब चेक किया जाता है, फिर फाइनली इसको ऑथराइज कर दिया जाता है। अगर और देखेंगे आप तो यहाँ पर हाँ आपने फाइनली बोल दिया है कि हम यहाँ पर जो राष्ट्रपति चुनाव है उसमें जो अपोजिशन जो है पूरी एक ग्रुप है यहाँ पे साथ में मिलके 2 अलायंस बन के यहाँ पर एक जो है कैंडिडेट को खड़ा करा यशवंत सिन्हा, उनको यहाँ पे आप जो है पार्टी सपोर्ट करेगी। तो आज बता दें आज मंडे है और आज ही चुनाव होने वाले हैं, इसको भी हम देखेंगे कैसी स्थिति है। फाइनल तो पूरा जो है लग रहा है कि जो एनडीए के अलायंस है वही यहाँ पे जीतेगी अगर अभी की स्थिति देखें। और डिसीजन दोस्तों यहाँ पर पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जो आपकी उसने लिया यहाँ पर, और फाइनली इन्हें सपोर्ट करने के लिए बोल जाए। और दोनों पार्टी ने अभी उपराष्ट्रपति की जो कैंडिडेट उनको भी डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये चेन्नई का एक नेपियर ब्रिज है जो वहाँ पर फेमस ब्रिज है, उसको यहाँ पर चेस बोर्ड के लायक पेंट कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर अभी FIDE चेस ओलंपियाड होने वाला है दोस्तों चेन्नई में, उसके लिए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर जगदीप धनखड़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि एनडीए अलायंस है उसकी तरफ से उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट है। और ये जो घोषणा दोस्तों शनिवार को की गई दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है दोस्तों JP नड्डा, और उन्होंने कहा कि दोस्तों हमने किसान पुत्र को यहाँ पर बनाया है यहाँ पर हमारा कैंडिडेट, और काफ़ी समय इनका कार्यकाल रहा दोस्तों, बीजेपी से रिलेटेड रहे। और अगर देखें तो अभी जो कि काफ़ी पॉइंट आउट हुए थे दोस्तों जब ये गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, और अभी भी है, अभी रिज़ाइन कर दिया उन्होंने इलेक्शन के लिए। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर है दोस्तों, और इनका इतिहास देखेंगे क्या कैसे राजनीति में आए दोस्तों ये। अगर आप देखोगे तो अभी बीच में काफ़ी खबरों में आए थे दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे जब, और ममता बनर्जी की पार्टी और इनके बीच में टसल हुआ करती थी। और अगर आप देखो तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रहे दोस्तों जगदीप धनखड़, और अभी दोस्तों उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट चुने गए। बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड थी, उसमें आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शाह जी, और हम देखें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह, ठीक है, नितिन गडकरी, और मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उनकी कमेटी ने फाइनली इनको वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के तौर पे चुना है। और आगे जो इलेक्शन इनके होंगे उसमें ये एनडीए की तरफ से कैंडिडेट होंगे। और अगर आप देखें तो इनके बारे में, तो ये मेनली राजस्थान से बिलोंग करते हैं दोस्तों, और राजस्थान में दोस्तों झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है वो, वहाँ पर एक विलेज में इनका जन्म हुआ था। और अगर आप देखें तो इनने अपनी प्रारंभिक जो पढ़ाई है वहाँ झुंझुनू के ही एक सरकारी स्कूल से करी, और आगे की पढ़ाई के लिए दोस्तों चित्तौड़गढ़ चले गए सैनिक स्कूल के लिए। ठीक है, सैनिक स्कूल में रहे दोस्तों चित्तौड़गढ़। और फैमिली तो जो ये किसान फैमिली से आते हैं। और अगर देख रहे हैं आगे जो उनने डिग्री जो करी वो वहाँ की राजस्थान यूनिवर्सिटी से करी, और काफ़ी समय लायर भी रहे। शुरुआती दिनों में आप देखें राजनीति से पहले ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहाँ के राजस्थान हाई कोर्ट में एज अ लायर इन्हें काम करा। और अगर आप देखें
1955 में दोस्तों ये इनका जन्म हुआ था दोस्तों, राजस्थान के झुंझुनू में। आप देखेंगे 1989 में फर्स्ट टाइम ये एमपी चुने गए, संसद चुने गए झुंझुनू राजस्थान से जनता दल की टिकट पे, ठीक है। उस समय 1989 में दोस्तों भाजपा नहीं हुआ करती थी, आपको पता है, जनता दल हुआ करती थी, और जनता दल से आगे बाद में बीजेपी बनी। तो 1989 में दोस्तों ये एज अ सांसद चुने गए जनता दल की टिकट से। 1990 में आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर में दोस्तों इनको पद मिला, मिनिस्टर बने। और 1993 में दोस्तों इलेक्ट हुए किशनगढ़ अलवर से दोस्तों एमएलए विधायक राजस्थान से, जब बीजेपी की पार्टी थी। और 2007 से 2008 में दोस्तों बीजेपी को ज्वाइन कर लिया इन्हें, क्योंकि बीजेपी बन चुकी थी। और 2019 में दोस्तों गवर्नर एज अपॉइंट हुए बंगाल के, पश्चिम बंगाल के। तो इनका पूरा ये पॉलिटिकल करियर रहा है, जो कि हमने देखा है, जो कि इंपॉर्टेंट था, तो कवर कर लिया। कुछ इनसे रिलेटेड न्यूज़ आ जाती तो हमको एग्जाम में काफ़ी फायदा मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर है दोस्तों मोदी के बारे में। हमने साइड में एक न्यूज़ देखी थी फ्रंट पेज में, जो कि मोदी ने आपको बताया, मोदी जी ने जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का इनोग्रेशन करा उसमें। उस साथ साथ में दोस्तों ने आपको भी घेरा यहाँ पे इनडायरेक्टली। आपको क्या कहा वो देखते हैं यहाँ पे, मतलब आम आदमी पार्टी। तो उन्होंने यहाँ पर मोदी जिन्हें यहाँ पर जो रेबड़ी कल्चर या फ्री जो अभी जो आजकल देखने वाला है, फ्री चीज़ें देने का, जो हम सामने देख रहे हैं कि काफ़ी आम आदमी पार्टी हर चीज़ जो इम्पोर्टेंट, हर चीज़ तो नहीं, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे बिजली, हेल्थ और काफ़ी चीज़ें जो है जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है उसको फ्री प्रोवाइड करा रही है। तो मोदी जी ने बोला ये फ्री कल्चर बहुत ही डेंजरस है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, उन्होंने यहाँ पर बोला। और साथ साथ में इसको उन्होंने कंटेक्ट करा जैसे रेबड़ी कल्चर थी, कि रेबड़ी है ना, रेबड़ी पार्टी है ना, रेबड़ी कल्चर से टाइप करा इसको। और मेनली जो मोदी जी थे सैटरडे को यहाँ पर एक इनोग्रेशन में गए थे दोस्तों। आपको मालूम है जो हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, झुंझुनू, आई थिंक झुंझुनू नहीं है, कहाँ पर है मैं इसका नाम बोल रहा हूँ, वहाँ पर मेनली तो स्टार्ट चित्रकूट से होगा और जाएगा कहाँ पर, आपके इटावा तक जाएगा। तो जालौन डिस्ट्रिक्ट, हाँ जालौन डिस्ट्रिक्ट में औरई गाँव में दोस्तों ये मेनली वहाँ पे पहुँचे थे मोदी जी, और वहाँ पे इसका इनॉग्रेशन उन्होंने करा। और अगर आप देखें तो उन्होंने यहाँ पर इंडिया को बताया कि जो रेवरी कल्चर है, यानी जो फ्री जो इलेक्शन अभी जो चुनाव में या हम बोले पार्टीज़ काफ़ी यूज़ कर रही है, आम आदमी पार्टी, रेवरी कल्चर वुड टेक अ न्यू इंडिया टुवर्ड डार्कनेस। उन्होंने कहा कि हमारे नए भारत को डार्कनेस की तरफ ले जाएगा। और बोल रहा है उन्हें काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट है इसका यूज़ करते हैं एज अ वोट बैंकिंग या वोट करेक्ट करने के लिए। तो उधर ही दूसरी तरफ आप जो आम आदमी पार्टी के जो चीफ है अरविंद केजरीवाल, वो भी एक्टिव होकर उन्होंने मोदी जी को टारगेट करते हुए कहा कि ये किसी भी प्रकार का, मतलब हम बोले जो हम चीज़ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो हेल्थ और जो चीज़ दे रहे हो, कोई फ्री मतलब हम फ्री दे रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि फ्री कल्चर है, रेवड़ी है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे कहा। अब बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। तो एक्सप्रेस वे मेनली होते क्या दोस्तों, तो मेनली ये एक्सप्रेस वे जो कि एक कॉरिडोर, हम बोले किसी प्रकार के जो हाईवेज होते हैं जो कि फास्टली कनेक्ट करते हैं किसी इंपॉर्टेंट प्लेस को, दो इंपॉर्टेंट प्लेस को। जैसे कि आप देखोगे बुंदेलखंड रीजन, यहाँ पर आप देखोगे तो बुंदेलखंड रीजन कहाँ पे पड़ता है, ये पूरा जो रीजन है बुंदेलखंड का रीजन है। अभी बुंदेलखंड रीजन कुछ जगह पे आप देखोगे मध्य प्रदेश में भी पड़ता है और कुछ यूपी में पड़ता है। तो ये पूरी बॉर्डर बुंदेलखंड रीजन कहलाती है, और पूरी तरह से ये बैकवर्ड एरिया है, काफ़ी पानी की कमी है। बेतवा नदी जैसी यहाँ पर नदियाँ हैं, और लेकिन पानी की काफ़ी कमी, काफ़ी गरीब किसान यहाँ पे रहते हैं। और मेनली जो एरिया है वो पूरी तरह किसानी करने वाले लोग हैं, लेकिन मेनली मिट्टी जो है यहाँ पे पीली मिट्टी पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं किसानी में भी ये मोटा अनाज यहाँ पे हो पाता है बस खाली। तो सरकार का यहाँ पर शुरू से मोटिव रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार का भी, और हम देखें केंद्र का भी। उनका मानना था कि इस जो एरिया को कनेक्ट किया जाए यहाँ पे मेन सिटी से, जैसे कि इटावा जैसी सिटी या फिर मेन कॉरिडोर दिल्ली जैसी सिटी से कनेक्ट किया जाए इसको, ताकि लोग यहाँ पर दूसरे जगह किसानी से हट के थोड़ा सा, मतलब हम देखें इंडस्ट्री डेवलपमेंट भी यहाँ पर हो, दूसरी जगह जॉब पा सके, और साथ साथ मेन जो सिटी है दिल्ली सिटी और बड़ी बड़ी सिटियों से इनका कनेक्शन बढ़ सके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये एक्सप्रेस वे बनाएगा। और आप देखोगे तो कुल मिला के ये 200 लगभग 300 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे, जो कि यहाँ चित्रकूट से स्टार्ट होता है। चित्रकूट आपको जो डिस्ट्रिक्ट मिलेगी मेनली, ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी एज अ जिला, और उत्तर प्रदेश में मिलेगा आधा हिस्सा इसका, इसलिए दोनों ने अपना नाम चित्रकूट रख रखा है। इस चित्रकूट से स्टार्ट होते हुए दोस्तों आप देखोगे इटावा तक जाएगा। इटावा से जैसे ही जाएगा यहाँ पे जो लखनऊ एक्सप्रेस वे है ना, जो यहाँ से जा रहा है उसको ये कनेक्ट करेगा। तो आप जैसे दो एक्सप्रेस वे यहाँ पे कनेक्ट होते दिख रहे हैं, और 300 किलोमीटर का लंबा समय दोस्तों इसमें लगेगा, और डिस्टेंस है, और 1400 या हम बोले 1500 करोड़ का इसमें लगभग खर्चा आया दोस्तों। और ये ऐसा माना जा रहा है जो दिल्ली चित्रकूट से दिल्ली का जो सफ़र है वो 6 घंटे कम में लगेगा दोस्तों इसमें, इसका यूज़ करने से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक्सप्रेस वे है दोस्तों। और काफ़ी सारे एक्सप्रेस वे बने हुए हैं दोस्तों, जैसे लखनऊ एक्सप्रेस वे दोस्तों आपने सुना होगा, ठीक है। और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे हो गया दोस्तों, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो गया, और हम देखें मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे हो गया। तो ये काफ़ी एक्सप्रेस वे इंपॉर्टेंट है। तो आगे जो है काफ़ी एक्सप्रेस वे बनेंगे और भी। यहाँ पर यूपी में तो है ही सारी एक्सप्रेस वे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे काफ़ी अभी चुनाव में नाम में रहा दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ, यहाँ पर ठीक है, भद्रांचलम के बारे में दोस्तों, ये वही सिटी जिसके पहले हम पहले बात कर चुके हैं दोस्तों। अभी की स्थिति यहाँ पर क्या है, तो शनिवार का पेपर तो आपको उसमें इसका दे रखा है आर्टिकल, तो हमने कवर कर रहे हैं। भद्रांचल तेलंगाना का नॉर्थन एक हम बोले टाउन या हम बोले टेम्पल टाउन है, काफ़ी सारे मंदिर हैं यहाँ पर, गोदावरी नदी के किनारे बसा है दोस्तों। और कारण यहाँ पर ये है कि गोदावरी का जो है जो हम देखें पश्चिम जो दक्षिण पश्चिम बरसात है उससे काफ़ी मानसून की वजह से यहाँ पर वाटर लेवल बढ़ चुका है। अभी आप देखें तो 15 फीट डेंजर मार्क से ऊपर बह रही है गोदावरी भद्रांचलम में। और इवन भद्रांचलम नहीं, हम देखें तेलंगाना का नॉर्थ महाराष्ट्र में भी और तेलंगाना में भी और आंध्र प्रदेश में भी जो है यहाँ पर इससे काफ़ी अफेक्टेड हुए एरिया।
अगर बाढ़ के बारे में देखें आप तो यहाँ पर 68 फीट पे दोस्तों ये यहाँ पर बह रही है। इससे पहले हमने एक पुल को भी बताया था आपको प्रीवियस जो सेशन हुआ था उसमें, जो कि एक फेमस ब्रिज था वहाँ का बदनाचलम का, जो कि काफ़ी ऐसा लग रहा था मान लो मतलब डूबने वाला है। ठीक है। और अब देखें तो अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पर आर्मी को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है दोस्तों। और अगर आप देखें तो काफ़ी सारे नेशनल हाईवे भी इससे अफेक्टेड हुए। नेशनल हाईवे 30 जो कि पूरी तरह से यहाँ से अफेक्टेड हुआ है, जो कि ट्रांसपोर्ट को कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है, और काफ़ी सारे लोग भी यहाँ से अफेक्टेड हुए। लगभग लगभग आप देखें तो आंध्र प्रदेश में ही यहाँ पर 60,000 लोग दोस्तों इससे अफेक्टेड हुए, जिनको रेस्क्यू कैंप में पहुँचाया गया है आंध्र प्रदेश में। और ट्रांसपोर्ट यहाँ पर जो तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है दोस्तों पूर्वधा अजय कुमार दोस्तों, यहाँ पर एक स्पेशल पूजा उन्होंने करी ताकि गोदावरी शांत हो जाए। और अगर आप देखोगे नियरली 25,000 पीपल जो कि इस फ्लड से अफेक्टेड हुए हैं 87 जो है विलेजेस में। और भद्रांचलम काफ़ी अभी दिक्कत वाली स्थिति में, और यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन आर्मी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। साथ साथ में आप देखोगे कि खाली इसी एरिया में नहीं, बाढ़ की स्थिति आपको साउथ में और महाराष्ट्र में काफ़ी देखने, केरला में आप देखोगे तो जो हमारा सह्याद्री पर्वत है उसका नॉर्थन हिस्सा यहाँ पे केरला में पड़ता है, वहाँ पे भी काफ़ी सारी जो है मानसून की वजह से हाई रेंज जो एरिया है वहाँ पर बरसातें देखने को मिल रही है। कोझिकोड, वेवनाड और कासरगोड, ये तीनों जो है यहाँ पे जिले बाढ़ अफेक्टेड बताया जाए। और आप देखें त्रिशूर भी इससे नहीं बच पाया है। ठीक है। और आप देखें तो कम से कम 600 हैबिटेड एरिया दोस्तों वो यहाँ पर अफेक्टेड हुए हैं आंध्र प्रदेश में गोदावरी की वजह से। तो यही मतलब एक बाढ़ से रिलेटेड न्यूज़ थी, जो कि अभी काफ़ी मानसून की वजह से देखने को मिल रही है। तो आमतौर पे गोदावरी जैसी नदियों में ऐसी बाढ़ आती नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का एक कारण है, नॉर्थ ईस्ट में और पश्चिम बंगाल बिहार में आमतौर पे नदियों की वजह से बाढ़ आती है क्योंकि वो रास्ते बदलती है। लेकिन पहली बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि गोदावरी का लेवल काफ़ी 30 सालों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है। 30 साल हो गए दोस्तों, इससे पहले कभी इतना हाई नहीं गया। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों असम की फ्लड के बारे में। तो असम पिछले कुछ महीनों से आप देखोगे तो असम का फ्लड काफ़ी खतरनाक रहा, और नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी खबरें बनी, लेकिन काफ़ी कुछ बताया भी नहीं गया उनके बारे में। तो यहाँ पर एक आर्टिकल के थ्रू यहाँ पर बताया गया है, आर्टिकल तो नहीं, यहाँ पर जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा, उनने यहाँ पर बताया कि असम इस साल की जो बाढ़ था वो बहुत ही खतरनाक रहा। देखिए मेनली असम नॉर्थ ईस्ट का जो बाढ़ है कंटिन्यूसली अपना विकराल रूप हर साल बढ़ाया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट कंट्रोल तो नहीं कर पा रही है, ऐसा लग नहीं रहा है आंकड़ों के हिसाब से। हर साल जो बाढ़ अफेक्टेड एरिया है ना वो नॉर्थ ईस्ट में कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार यहाँ पे बाढ़ रही है, बाढ़ पहले भी लगातार हर वर्ष आती है यहाँ पे 2021 में 2020 में और इस खतरनाक आई है। लेकिन इस बार जो आंकड़े आए ना दोस्तों वो चौंकाने वाले दोस्तों। इस बार बाढ़ का जो एरिया है काफ़ी बड़ा हुआ दिख रहा है। बराक जो वैली आप देखो, बराक जैसी नदी जहाँ पे आमतौर पे नहीं आती बाढ़, लेकिन बराक वैली जो एरिया जो दक्षिणी आपको असम में मिलेगा वहाँ पर भी बराक वैली का एरिया, जिसमें सिलचर जो पहली बार अफेक्ट काफ़ी समय बाद यहाँ पे बाढ़ से अफेक्टेड हुआ है। सिलचर में पहले कभी बरसात देखी नहीं गई है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मेड कॉज भी बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर तटबंध थे वो तोड़ा गया था। ठीक है। ये हेमंत बिश्व शर्मा ने यहाँ पे बताया था कि एक इंसान था वहाँ का लोकल 3-4 जने, उनने बिजनेस में ये तटबंध तोड़ा गया, जिससे सिलचर जो बराक नदी है उसका पानी यहाँ पर सिलचर में भरा, सिलचर अफेक्टेड हुआ। अगर आप देखें तो यहाँ पर एस्टिमेट कुछ बताया गया 9 मिलियन लोग जो है यहाँ पर इससे ओवरऑल यहाँ पे असम में अफेक्टेड हुए हैं दोस्तों, असम की जो बाढ़ है उसमें। और आप देखें तो सिलचर एक इंपॉर्टेंट जगह रहा खबरों में, जो बराक वैली का एक डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप देखें छाछर डिस्ट्रिक्ट में सिलचर आता है। 100 आंकड़ों में बताया जा रहा है कि असम में, खाली असम की, मेघालय की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली असम की बात कर रहा हूँ, 100-200 लगभग करीबन जो लोग यहाँ पर इस बाढ़ में मारे गए। और 9 लोग जो थे यहाँ पर जो बाढ़ के पानी में भे गए, और 37 जो लोग हैं दोस्तों यहाँ पे अभी तक मिसिंग है, जो इस बाढ़ के पानी में जो अफेक्टेड हुए थे। 90 लाख दोस्तों पीपल जो कि पूरी तरह से ऐसे अफेक्टेड रहे। और आप देखिए 2.40 लाख हेक्टेयर यानी 2-2.5 लाख एकड़ जो भूमि है इससे अफेक्टेड हुई, जो कि पूरी तरह से क्रॉप डैमेज देखा जा रहा है, मतलब जो फसल बर्बाद हुई उसमें बताया गया। फ्लड लैंडस्लाइड भी काफ़ी देखी गई। अगर आप देखें तो फ्लड और लैंडस्लाइड अफेक्टेड 1/3 ऑफ द साइड, मतलब 1/3 जो राज्य का हिस्सा है वो पूरी तरह से अफेक्टेड रहा। लगभग दोस्तों 60,000 जो मवेशी है इसमें मारे गए। इसके साथ इवनली जो यहाँ के नेशनल पार्क है, असम अपने नेशनल पार्क के लिए काफ़ी फेमस है, कांजीरंगा नेशनल पार्क भी पूरी तरह से पानी में था, लेकिन थैंक गॉड वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वहाँ पर जो एक सिंग वाला गैंडा है और आपको फेमस मालूम ही है वो बच गए। इसके अलावा आप देखोगे आज का सेशन मैं पहले बता दूँ बहुत बड़ा है क्योंकि 2 पेपर कवर कर रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो आप इसको पुश ऑफ करके भी बाद में देख सकते हैं क्योंकि आपको पास से फ़ायदा होता है, दोस्तों स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसको कवर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो रही है आपकी डेली लाइफ की, और आपकी जो पर्सनालिटी इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। आप कहीं बैठेंगे तो किसी से बात करेंगे या फिर इवन इंटरव्यू में भी जाएंगे किसी भी कंपनी के, तो आपको काफ़ी चीज़ें जो है देश के बारे में मालूम रहेगी, और करंट लाइफ क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो रहता है दोस्तों करंट का, वो आपको पता चलता रहेगा दोस्तों। तो इसमें बने रहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आगे इसी प्रकार की वीडियो बनेगी। और हम सोचे दोस्तों अभी जो करंटली जो इशू है उसको भी हम धीरे धीरे पर्टिकुलर एक वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो कवर नहीं हो पाती, तो इसको कवर करते हैं। तो इस न्यूज़ को वापस से कवर करते हैं। सेंटर के द्वारा अगर बताया दोस्तों अभी जो इसमें काफ़ी खर्चा, अब देखिए हर साल जो है सेंटर और स्टेट दोनों ही इसमें मतलब खर्चा तो करता है, लेकिन क्या रीज़न हो जाते हैं दोस्तों कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इसमें देखेंगे कि बाढ़ को कैसे कंट्रोल करते हैं दोस्तों, बिहार की बाढ़ क्यों नहीं कंट्रोल पाती, क्योंकि बजट तो काफ़ी जो है सेंटर और राज्य से द्वारा मिलता है, लेकिन क्या यहाँ की लोकल अथॉरिटी का गलती है या फिर क्या दिक्कत है। और हम देखेंगे बाहर जो कई जगह जैसे नीदरलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है दोस्तों, कंट्री है सॉरी,
जिसने काफ़ी समय से अपने बाल को कंट्रोल कर रखा है, जो कि एक तटी इलाका है दोस्तों। फिर भी उसने काफ़ी सारे जो है रेजोल्यूशन या फिर जो प्रैक्टिसेस करके अपनी बाढ़ को कंट्रोल करा। तो उसको एक पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे कि बाढ़ क्यों आती है नॉर्थ असम में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र मेन रीज़न है दोस्तों यहाँ पे बाढ़ आने का नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि नदी काफ़ी लंबी है और काफ़ी बड़ी भी है, ह्यूज क्वांटिटी में बहती है। लगभग 14 से 15 किलोमीटर चौड़ी नदी है, और उसके बाद आप देखें तो काफ़ी लंबी आती है, तिब्बत से स्टार्ट होती है, कैलाश मानसरोवर से, और फिर अरुणाचल प्रदेश से एक तीखा मोड़ रहती है। और यही कारण है कि यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली घाटियों में बहती है और टेढ़ी में, इसका जो रूट है फिक्स नहीं है, सडनली मुड़ जाती है, इसी वजह से यहाँ पे बाढ़ आती है। लेकिन वो रीज़न सिलचर में नहीं दिखा गया, सिलचर में एक दूसरा रीज़न था जिसकी वजह से बाढ़ है वहाँ पर। ठीक है, अगर आप देखोगे तो जो एक्सपेंडिचर इसमें खर्चा हुआ दोस्तों, तो जो 90% है दोस्तों वो सेंट्रल देगा दोस्तों, और 10% जो देगा वो स्टेट देगा दोस्तों, जो भी खर्चा है। स्टेट गवर्नमेंट ने बताया कि यहाँ पर लगभग उनने 3,800 जो यहाँ पर रुपए हैं यहाँ पर, जो कि पर्टिकुलरली 1.8 लाख जो फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको दिए। ठीक है, और इसके अलावा तो ये अमाउंट बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल द्वारा जो मदद राशि दी गई है वो 3,000 रुपये या समझ 4,000 रुपये पर्टिकुलर एक फैमिली को दिया गया है, यानी 1.8 लाख जो जितने भी फ्लड फैमिली उनको दिया गया है। और 1,000 हम देखें ईच टू 1 लाख स्टूडेंट, जितने भी यहाँ के स्टूडेंट हैं ना उनको भी 1,000 रुपये दिए गए, जो उनकी टेक्स्ट बुक्स जो गीली हो गई होगी या फिर उसको वापस से रिकवर करने में 1,000 रुपये पर्टिकुलर हर स्टूडेंट को दिए गए। यहाँ पे 1 लाख आंकड़ा बताया जा रहा है। यहाँ पर 3 लाख कुछ हाउसेस भी यहाँ पूरी तरह से रिबिल्ड करने पड़ेंगे, और काफ़ी सारा जो 400 करोड़ का एस्टिमेट बताया गया है कि जो पूरा जो वापस से जो भी चीज़ तबाह हुई है उसको बनाने में। यहाँ पर जैसे ये एक रोड है, ठीक है, सॉरी गलती हो गई, ये रोड है यहाँ पर आप देखो फोटो में, जो कि पूरी तरह से ठीक कारामगंज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे तरह की तबाह हो गई। ऐसे बहुत सारे जो जगह आपको असम में देखने को मिलेगी। तो सेशन बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो असम को बाद में कवर करेंगे, असम में काफ़ी चीज़ें हुई थी। ठीक है, गवर्नमेंट दोस्तों यहाँ पर केरला गवर्नमेंट जो है यहाँ पर वो यहाँ पर एक पैनल ने बनाया दोस्तों KFON के लिए, यानी KFON मतलब क्या होता है, केरला जो केरला का जो फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क है उसमें, अभी फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क क्या होता है इसको समझेंगे। इसको मोनेटाइज करने के लिए उन्होंने एक पैनल बनाया है। इसके पैनल के हेड ऑब्वियसली वहाँ के स्टेट चीफ सेक्रेटरी करेंगे, वहाँ जो राज्य के वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव है वो इसको हेड करेंगे, और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो हेड्स है उसको कन्वर्ट करेंगे। और मेनली एक देखेंगे कि कैसे मतलब जो है जो ये लाइन जो बिछाई जा रही है इसको मोनेटाइज किया जा सके, यानी इसको दूसरी जगह बेचा जा सके। समझिए बात क्या है। केरला ने 2021 में क्या करा था दोस्तों, 2021 का मैं बताता हूँ आपको, इसने बजट पेश करा था, और ये पहला कंट्री था दोस्तों, ये हमारे जो देश का पहला राज्य है दोस्तों, जिसने अपने यहाँ के जो BPL है ना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन, या हम बोले जो हमारे यहाँ पे BL कार्ड होता है दोस्तों, जिससे राशन प्रोवाइड होता है इवन सारे प्रदेश में, उन BPL धारकों को और जो सरकारी एजेंसी जितनी भी सरकारी डिपार्टमेंट है उनको फ्री नेट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक बड़ी न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे थी, और ये पहला राज्य था जो अपने गरीब लोगों को, गरीब तबके के लोगों को यहाँ पर फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करा था, राइट टू इंटरनेट के मॉडल पे दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों ये प्रोवाइड जल्दी होने वाला है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों उसने अपने यहाँ पे ऑप्टिकल लाइन बिछाना, अब ऑब्वियसली आपको नेट चाहिए तो ऑप्टिकल कंपनियों से आपको ऑप्टिकल लाइन बिछानी पड़ेगी। तो उन्होंने किसी न किसी कंपनी से टाइप करा। अब दोस्तों यहाँ पर 48 फाइबर लाइन दोस्तों यहाँ पर बनेगी, 48 फाइबर लाइन यहाँ पर बनेगी, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो अभी ऑप्टिकल फाइबर लाइन जो केरला ऑप्टिकल फाइबर लाइन नाम से ये प्रोजेक्ट है, वो उसमें से 22 ही मतलब जो है यहाँ पर पूरी तरह से यूज़ हो जाएगी। आप देखेंगे BPL वालों को, और जो हमारे जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, बाकी की जो गवर्नमेंट यहाँ पे सोच रही है कि बाकी जो लाइन बचेगी उसको हम परचेस कर दें, या फिर उसका रेंट पे दे दें सप्लाई, या फिर कनेक्शन जो है हम बांट दें कि डिफरेंट टाइप के लोगों को, खेल अथॉरिटीज़ है, डिफरेंट टाइप की अथॉरिटीज़ है उनको, या कंपनीज़ को दे दें। और उससे जो पैसा आएगा वो कहीं ना कहीं हमारा जो चार्ज जो आएगा, इस जो कंपनियां जो ऑब्वियसली अभी नेट तो फ्री में मिलेगा नहीं, बाहर जो USA कंपनियां हैं, फिर कहीं की भी कंपनी जो नेट बेचती है थ्रू वाटर या फिर ऑप्टिकल फाइबर, उसको चार्ज करने में कहीं ना कहीं इनको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे केरला सरकार ने इसको मोनेटाइज करने के लिए एक पैनल बनाया है। ठीक है, अब इसके पैनल के अध्यक्ष दोस्तों वहाँ के चीफ सेक्रेटरी होंगे। ठीक है, अगर आप देखें तो इसमें से 22 यूज़ करेंगे दोस्तों, बाकी सोचने के में आ रहा है यहाँ पे कि भेज देंगे। कुछ यहाँ पर जो केरला की स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ऐसे दूसरे डिपार्टमेंट है, वो भी यूज़ करेंगे नेट, और साथ साथ में BPL धारक है उनको फ्री नेट मिलेगा। तो आप देखें नेटवर्क करंटली आप देखें तो 1 लाख कनेक्शन दोस्तों यहाँ पर इसकी कैपेसिटी रहेगी इस पूरी ऑप्टिकल फाइबर या करेला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क की। और फ्री इंटरनेट यहाँ पर कनेक्शन मिलेगा दोस्तों 14,000 BPL फैमिलीज़ को, मतलब 14,000 BPL फैमिली पूरा मिला के यहाँ पर जो केरला में है उनको। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 100 फैमिली फ्राम ईच अदर, और आप देखें BPL धारक जितने भी और यहाँ पर 140 यहाँ पर जो जितनी भी यहाँ पर नगरीय निकाय है उनको मिला के आंकड़ा आया है। और तो एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी, और एक पहले भी क्वेश्चन बन चुका है इसमें एक एग्जाम में दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर से केरला की भी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। हाँ, तो ये है केरला की न्यूज़। यहाँ पे केरला सरकार द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है फिल्म जो एरिया में, उसका नाम है दोस्तों JC डेनियल अवार्ड। JC डेनियल एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अवार्ड है दोस्तों, और केरला गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। तो JC डेनियल अवार्ड यहाँ पर जो मिला है वो मिला है KP कुमारन। ठीक है, कुमरन, ठीक है, KP कुमरन नाम है इनका, कुमारन। इंपॉर्टेंट एक्टर है दोस्तों और डायरेक्टर है दोस्तों, और मलयालम जो मूवी है उसमें काफ़ी इनने अपना रोल लिया दोस्तों, काफ़ी सारी मूवी हिटलर्स यहाँ पे इनने दी। तो JC डेनियल अवार्ड 2021 का दोस्तों यहाँ पर KP कुमारन को मिलता है दोस्तों। केरला गवर्नमेंट द्वारा दिया जाने वाला ये एक इंडिजिनियस अवार्ड है और इंटरनेशनल अवार्ड है।
लगभग 5 जो है मेनली मलयालम सिनेमा जो है ना उसमें दिया जाता है, और 5 लाख की दोस्तों इनामी राशि होती है इसमें। स्टेट और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अफेयर द्वारा दिया जाता है ऑब्वियसली। मिस्टर कुमारन की बात करें तो फर्स्ट फिल्म मेकर दोस्तों इनको ये अवार्ड यहाँ पे मिल रहा है इस स्टेट के। और इनकी एक मूवी थी रावोक, एक शॉर्ट फिल्म थी जो कि टोक्यो के जो एक्सपो फिल्म फेस्टिवल है उसमें 1972 में इसको लिया गया था। ठीक है, तो याद रखना आपको JC डेनियल अवार्ड केरला सरकार द्वारा दिया जाता है, और इस बार का 2021 का है ना दोस्तों, 2021 का पहले बताता हूँ मैं, 2021 का है, 2022 का नहीं आया अभी तक, 2021 का KP कुमारन को दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर। हाँ, आपको मालूम है 16 जुलाई को दोस्तों जो होता है ना, ये इसमें दिया नहीं, 16 जुलाई जो होती है ना उसको यहाँ बनाते हैं वर्ल्ड स्नैक डे। ठीक है, वर्ल्ड स्नैक डे, ठीक है, यहाँ स्नैक डे होता है। तो 16 जुलाई को वन स्नैक डे था, तो उस पर एक रिपोर्ट आई है दोस्तों। मतलब इसमें देने का इस रिपोर्ट में कि वर्ल्ड स्नैक डे, लेकिन 16 जुलाई को बनाया था, तो बता रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्नैक्स से रिलेटेड ही मतलब जो है रिसर्च पेपर जो है निकला है। रिसर्च पेपर तो नहीं है कि रिसर्च है हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट एक इंपॉर्टेंट हमारा फ्लोरा फोना से रिलेटेड एरिया है दोस्तों। काफ़ी सारा वन है यहाँ पे, मैनग्रोव वन, फॉरेस्ट है दोस्तों, सदाबहार वन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है दोस्तों नेचर से रिलेटेड। यहाँ पर काफ़ी अब डिफरेंट टाइप का नेचर है, तो यहाँ पर डिफरेंट प्रकार की प्रजाति पाई जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग हम देखें 64 प्रकार की जो स्पीसीज़ के यहाँ पे सांपों की प्रजाति पाई जाती है, अलग अलग ब्रीड की। यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है ग्रीन पीट वाइपर के बारे में। ठीक है, हमारा जो ग्रीन पीट वाइपर है उसके बारे में दिए। तो हमारे यहाँ पे जो एंटी वेनम हम यूज़ करते हैं ना, तो ग्रीन पीट वाइपर के जहर पर असर नहीं करता। यहाँ पे लिया एंटी वेनम अवेलेबल इन इंडिया कैन नॉट काउंटर पॉइजन ऑफ स्नैक कॉमन इन नॉर्थ ईस्ट। तो काफ़ी सारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्नैक है ना उसमें हमारा जो एंटी वेनम है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप देखें तो ग्रीन पीट वाइपर कोई खतरनाक सांप नहीं है एज़ कम्पेयर टू रसेल वाइपर, और वहाँ पे जो दूसरे प्रकार की जो स्प्लिटिंग कोबरास जो पाई जाती है उसके कंपैरिजन। तो लेकिन फिर भी ग्रीन पीट वाइपर पता नहीं ऐसा क्या वेनम उसकी जो ग्लैंड से छोड़ता है वो, ठीक है, ग्रंथि से। तो उस वजह से जो हमारा इंपॉर्टेंट जो पॉलीवेलेंट एंटी वेनम है वो यूज़ उस पर काम नहीं करता है। ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, तो अफेक्टेड नहीं है। तो ग्रीन पीट वाइपर की बारे में बात करें दोस्तों, तो मेनली आज की तारीख पे अगर हम कहीं भी सांप काटता है ना दोस्तों, तो अब हम उसको जो एंटी वेनम देते हैं दोस्तों, तो पॉलीवेलेंट एंटी वेनम देते हैं। पॉलीवेलेंट एंटी वेनम मेनली इस प्रकार का एंटी वेनम होता है जो नॉर्मल कोई सा भी सांप काटे उसका जो जहर किसी भी टाइप का हो, टॉक्सिक, हाइपोटॉक्सिक हो या न्यूरो टॉक्सिक हो या सेल्यूटॉक्सिक हो, तो मेनली इस सब पे काम करता है। लेकिन जो ग्रीन पीट वाइपर पे भी हाल ही में देखने को मिल रहा है दोस्तों रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो ग्रीन पीट वाइपर है उसके जो जहर जो हाइपोटॉक्सिक जहर है वो उस पर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए अगर आप देखें नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन पीट वाइपर की काफ़ी प्रजाति पाई जाती है। आप देखें तो मोनोकल कोबरा हो गया, बैंड कराटीन हो गया, ठीक है, कराटी करके, ब्लैक कराटी, ग्रेट ब्लैक कराटी, माउंटेन पीट वाइपर। वो इसमें आप देखें तो 15 जहरीले सांपों की 64 स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है। और आप देखें नॉर्थ ईस्ट में इसमें ग्रीन पीट वाइपर इसमें काफ़ी अभी नामों में चर्चा में आ रहा है दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर ये जो हमारा यूज़ करते हैं हम जो एंटी वेनम जो कि जहर को काटने का काम करता है। अगर मैं आपको साफ तौर पे कहता हूँ कि जब भी आपको सांप काटे तो आप किसी तोड़ने टोटका में मत लगिए, इसका डायरेक्ट आप एंटी वेनम लीजिए, क्योंकि वही इसको बचा सकता है। हमारे यहाँ पे इंडिया में 95% जो हम बोले 80 से 85 जो प्रकार के जो सांप होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते, और जो बाकी 15% जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। तो अगर आपको 95% वाला या 85% वाला जो सांप काटा तो आपको टोटका का काम कर ही जाएगा, क्योंकि वो जहरीले होते ही नहीं। अगर आपको स्पिटिंग कोबराज या सिकिंग कोबराज जैसे कोई सांप है जो हमारे लोकल कोबराज है वो उन्हें काट लिया दोस्तों, आप बचोगे नहीं, एंटी वेनम आपको लेना चाहिए। तो मेनली अगर आप देखोगे तो जो ये ग्रीन पीट वाइपर है वो मेनली जो छोड़ता है वो एक हेमोटॉक्सिक वेनम छोड़ता है। अभी हेमोटॉक्सिक होना क्या होता है, मेनली जो जहर होता है ये हेमो से मतलब ब्लड से रिलेटेड ही होता है, आपकी ब्लड को अफेक्ट करेगा। यानी आपका जो ब्लड का वो जो थक्का बनने वाला जो हार्मोन्स होता है उसको काम करने में जो है एप्लीकेबल नहीं छोड़ता है, ठीक है, उस पर अटैक करता है और आपका ब्लड का थक्का नहीं बनता है, इसलिए आपको इंटरनल आपके जो ऑर्गन से ब्लीडिंग होती है और आपकी डेथ हो जाती है कुछ आधे से 1 घंटे में। तो ग्रीन पीट वाइपर के बारे में हमने देखा। तो ये नॉर्थ ईस्ट में स्टडी में सामने आया दोस्तों, वहाँ के जो गुवाहाटी के बेस्ड जो है हेपेटोलॉजिस्ट थे जयतिन प्रकाश, उनके द्वारा बताया गया दोस्तों। डाटा में अभी तक ऐसा कोई आया नहीं है कि जो ग्रीन पीट वाइपर के काटने के बाद एंटी वेनम लेने के बाद भी जिंदा बचा है। ठीक है, अगर आप देखें 2-3 प्रकार के जहर होते हैं। न्यूरोटॉक्सिक जहर आपको याद रखना, न्यूरोटॉक्सिक जो जहर होता है वो सांप छोड़ते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे जो तंत्रिका तंत्र है या फिर हमारे जो न्यूरल सिस्टम है वो उससे अफेक्ट होता है और उससे हमारी डेथ होती है। और एक प्रकार का जहर और सांप जो छोड़ते हैं वो सांप होता है सेल्यूटॉक्सिक जहर, मेनली अपने सेल को अफेक्ट करता है, हमारी जो सेल होती है ना, जो हमारे कोशिका होती है उसको अफेक्ट करता है। तो मेनली अभी स्टडी में सामने आया, इसलिए मैंने आपको बता दिया, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। तो इसमें हमारा जो पॉलीटोवेलेंट एंटी वेनम वो काम नहीं कर रहा है, जो हमारे इंडिया द्वारा बनाया जाता है, यूज़ करते हैं हम। तो यही एक डाटा है, इसमें पूरा डाटा दे रखा है, आप पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ लेना, ठीक है, पुश करके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ जो है, हाँ, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर से। आपको मालूम है शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है जो हमारा चांगवान कोरिया में, और हम अभी इसमें टॉप पे चल रहे हैं पदक तालिका में, और अभी भी टॉप पे ही है। और एक और मेडल हमको शनिवार को मिलता हुआ जो है नज़र आया दोस्तों, जो हमारे ऐश्वर्य प्रताप तोमर है दोस्तों, 15 मीटर 3 पोजीशन जो है इनका राइफल शूटिंग में इनने गोल्ड मेडल जीता है। मध्य प्रदेश से आते दोस्तों, शूटिंग में पहले भी काफ़ी अच्छा इन्हें प्रदर्शन करा है। 3 पोजीशन गोल्ड इसमें इनने जीता है। तो अभी फिलहाल हमारे जो गोल्ड देखे तो 4 गोल्ड हो चुके हैं, ठीक है।
अर्जुन बबूटा और जो हमने पहले भी डिस्कस करा उनको मिला के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आज का द हिंदू। तो ये आज का द हिंदू है, आज का द हिंदू में क्या क्या खास है वो देख लेते हैं। तो फटाफट देखते हैं आज का द हिंदू। सबसे पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में जैसे मैंने बताया आज होने वाला है, यानी राष्ट्रपति चुनाव आज पूरा होगा दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो है आंकड़े यहाँ पर सामने ये ला रहे हैं कि जो सीटिंग और कैलकुलेशन जो सीटों का मिला है वो यहाँ पर जो चुनाव है वो जीतने की तरफ जो है द्रौपदी मुर्मू यानी एनडीए के लाइन जीतने का पूरा चांसेस है। और साथ में अपोजिशन जो है ना, जो उनने यहाँ पर अपना जो है कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट के लिए उपराष्ट्रपति के लिए मार्गारेट अलवा को करा। मार्गारेट अलवा के बारे में देखेंगे क्या है इनका रोल रहा है राजनीति में, कमबैक कैसे रहा इनका, पहले क्या इनका रिलेशन था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर छोटी मोटी जो न्यूज़ें हैं, हाँ, और मध्य प्रदेश के जो निकाय चुनाव है उसका रिजल्ट आया उसको थोड़ा देख लेंगे। निकाय चुनाव में दोस्तों यहाँ पर 16 नगर निगम है, वैसे 11 का रिजल्ट आया। 11 में से दोस्तों यहाँ पर जो हम देखें 4 यहाँ पर जो है मिली है, 4 तो नहीं आई थिंक में, हाँ 4 है 11 में से 4 हम देखें जो 7 सीट थी जो वो बीजेपी को मिली, 3 कांग्रेस को मिली। और साथ साथ में यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने भी सिंगरौली एक डिस्ट्रिक्ट एमपी का वहाँ पर अपना खाता खोला है। और एक बड़ी बात है आम आदमी पार्टी, और आगे कहीं ना कहीं एक फील्ड मिलेगी उनको इस जो आगे चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश में आने वाले। साथ साथ में सोनिया गांधी ने एक इंपॉर्टेंट वहाँ पर गोवा के लीडर है दोस्तों कामत करके, उनको यहाँ पर पार्लियामेंट परमानेंटली इनको जो है इनवाइट करा दोस्तों CWC में। ठीक है, इनको रिमूव कर दिया वहाँ से, जो हम बोले कांग्रेस वर्किंग कमेटी दोस्तों उससे उनको बाहर कर दिया गया। ठीक है, अभी थोड़ा ये बागी टाइप का इनका कल्चर देखने को मिला था इसलिए इनको बाहर करा गया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर जो है सेकंड पेज में, मतलब सेकंड तो क्या फर्स्ट पेज का आधा भाग है, जिसमें आपको फॉरेस्ट फायर काफ़ी देखने को, इस पर बात करेंगे। यूरोप में दोस्तों फॉरेस्ट फायर अभी लगातार जो यहाँ पे हीट वेव, सेकंड हीट वेव वहाँ पे क्यों आ गई इस पर चर्चा करा करेंगे। और वहाँ पर फॉरेस्ट फायर कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है। साउथ वेस्ट जो हम यूरोप देखे जिसमें फ्रांस हो गया, लीबिया, ठीक है, आइबेरिया प्रायद्वीप की बात करें तो अपना पोर्तुगीज आ गया, स्पेन आ गया, ठीक है, ये। और साथ साथ में ग्रीस में तो काफ़ी सारे, और यूके को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, उसको देखेंगे। साथ साथ में केजरीवाल, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ा सा फनी है लेकिन वापस से झड़प यहाँ पे केजरीवाल। देखिए आजकल कांग्रेस कहीं ना कहीं कल्चर ऐसा आ गया कि कांग्रेस जो है ना वो अपोजिशन बच नहीं पा रही। कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप जो है ऐसा अपोजिशन फेस देखने को मिलती, काफ़ी लोगों का कहना है यहाँ पर कि आप ऐसा अपोजिशन के जो रूप में सामने आ सकती है अगेंस्ट बीजेपी। तो केजरीवाल दोस्तों हो क्या रहा था दोस्तों, केजरीवाल एज ए इनवाइट मतलब हुए थे या फिर यहाँ पर जो जाने वाले थे दोस्तों, जो कि एक वर्ल्ड सिटी समिट जो कि सिंगापुर में जो होने वाली ना उसमें एज अ पार्टिसिपेंट वो जाने वाले थे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, उनका दोस्तों जो सेंटर है दोस्तों, उनने केजरीवाल को रोक लगा दी कि वो जा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर उनने ही यहाँ पर PM मोदी से कहा कि उनकी जो सिंगापुर ट्रिप है उसको क्लियर किया जाए और उन्हें जल्दी से जल्दी जाने जाए। मेनली ये जो सिटी समिट है ना दोस्तों, वर्ल्ड सिटी समिट, वो होने वाली दोस्तों 31 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक। तो मेनली उनको रोक लगा दी गई है ऐसा बोल के कि उन पर जाँच वाच होगी पहले, और उसके बाद क्लियरेंस जो है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा, फिर आप जा सकते हैं। तो ये आम आदमी काफ़ी सेक्रेटराइज कर रही है सेंटर को और बोल रही है कि एज अ फेडरल स्ट्रक्चर दोस्तों हमारे भारत पर लाया जा रहा है। फेडरल स्ट्रक्चर आपको माता दे जो यूज़ होता है वो अमेरिका में यूज़ होता है, और हमें एक प्रकार के संघ केंद्र, हम सेंट्रल शासित संघ है, मतलब राज्यों का एक समूह है। ठीक है, तो इस पर आपने अटैक करा सेंटर पे, तो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर। फूड फोकस ऑन द फूड एनर्जी इसको देखेंगे दोस्तों। इंडोनेशिया के जो है राष्ट्रपति है दोस्तों जोको विडोडो, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर अपना एक इंटरव्यू में कहा है दोस्तों, जो कि इनके यहाँ पे G20 समिट जो ये बाली में इनोग्रेट करने वाले, बताया कि एज अ हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं दोस्तों इंडिया, और इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो मतलब उनका इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि फोकस हमको फूड और एनर्जी में करना चाहिए क्राइसिस में, नहीं कि हमको जो रशिया और यूक्रेन के युद्ध पे करना चाहिए, जिसकी वजह से ये फूड और एनर्जी क्राइसिस आया है। ठीक है, और जो हमारा 200 करोड़ का वैक्सीन ड्राइव है वो कम मार्क पे हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है, उसको देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। अगर आप देखोगे तो आज राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, अरेंजमेंट पूरी तरह से हो चुका है असेंबली पोल इलेक्शन में। ठीक है, और लगभग सारे स्टेट्स और उनके MP और MLA पार्टिसिपेट करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो चुनाव होता है एक इनडायरेक्ट होता है दोस्तों, और इनडायरेक्टली मतलब ये है कि हम नहीं इसमें पार्टिसिपेट करते, हमारे द्वारा जो चुने गए सांसद है और जो विधायक हैं राज्यों के, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, MP और MLA पार्टिसिपेट करते हैं। अभी फिलहाल में दोस्तों जो हालत आप देखोगे तो एनडीए पार्टी की देखें तो इंडिया पार्टी से जो खड़ी हुई थी, जो द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई है, और उनको सपोर्टर जो पार्टी आपको देखेंगी तो यहाँ पर लगभग बीजू जनता जो दल है, बीजू जनता दल आपको उड़ीसा में दिखेगा, तेलुगु, ठीक है, डीसम पार्टी है, YRS कांग्रेस पार्टी है, जनता दल है। ठीक है, जनता दल आपको मिलेगा दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों बहुजन समाज पार्टी है दोस्तों। ठीक है, श्रीमोही अकाली दल है दोस्तों, शिरोमणि अकाली दल सॉरी पंजाब का जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसने हाल ही में फाइनलिस्ट करता था। ठीक है, वो काफ़ी सारी जो दूसरी ठीक है AIADMK, ठीक है, शिवसेना और ठीक है जनता दल, ये सब पार्टी दोस्तों यहाँ पर फाइनली सपोर्ट में आ चुकी है, जिसके रूप में अगर आप देखेंगे इनके MLA मिला ले तो लगभग 2/3 दोस्तों वोट्स यहाँ पर हो रहे दोस्तों। इसमें फाइनली अगर 2/3 हो रहे तो कोई दिक्कत है ही नहीं इनको जीतने में। ठीक है, और अगर आप देखें तो जो यशवंत सिन्हा है उनको जो सपोर्ट करने में सामने जो है आप पार्टी सामने, ये कांग्रेस है, NCP है। ठीक है, और अगर आप देखें समाजवादी पार्टी है,
इतने तो मेनली आपको मालूम है आज 16वां प्रेसिडेंट से इलेक्शन हो रहा है, जो कि 15वें राष्ट्रपति के लिए हो रहा है। जो भी अब नेक्स्ट जो राष्ट्रपति बनेंगे 15वें राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। अगर आप देखें तो लगभग लगभग यहाँ पर प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट होता है, और उसमें जो वोटिंग करते हैं एमएलए और विधायक करते हैं। और लगभग पूरे देश में दोस्तों यहाँ पर जो है 80 मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर, हाँ कहाँ गए, हाँ टोटल वोट जो यहाँ पे डलेंगे, ठीक है। देखिए वोटिंग अब यहाँ पे घबरा जाओगे आप, संसद और विधायक तो मतलब इतना कम है दोस्तों, 23 तकरीबन इतने, लेकिन जो वोटिंग जो 10-10 लाख के करीबन की होती है आपने सुना होगा, ठीक है। तो वो इसलिए होती है दोस्तों कि हर एक जो एमपी और एमएलए होता है ना, उसका एक वोटिंग स्कोर होता है। वो निकाला कैसे जाता है दोस्तों, तो वो निकाला जाता है 84 अमेंडमेंट। ये कब से निकालना स्टार्ट हुआ, तो 84 अमेंडमेंट जो हमारा हुआ था ना, उसमें उसमें ऐसा हुआ था, जो जितना कोई से भी संसद सीट है उसका परसेंटेज वोट किसे डिसाइड होगा, उसके पॉपुलेशन पर डिसाइड होगा। मान ली यूपी, अब यूपी काफ़ी ज़्यादा जो यूपी का संसद इलाका या विधायक इलाका काफ़ी बड़ा होता है, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बिहार का भी जनसंख्या ज़्यादा है, तो उनका जो एरिया में ज़्यादा जनसंख्या है तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड किया जाएगा। जैसे मान लो जो है यूपी में 400 प्लस कुछ सीटें हैं ना, अब 400 प्लस सीटें और उसमें की जनसंख्या इतनी है, उसको डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली उनका पॉइंट ज़्यादा निकलेगा। तो इस प्रकार से जनसंख्या को डिवाइड करते टोटल जो है यहाँ पर सीट्स हैं, इससे यहाँ पर एमएलए और जो है होता है विधायक होता है उसका पॉइंट डिसाइड होता है। तो हर एक राज्य का और हर एक जो है जो हम बोले दूसरे राज्य का एक जो है स्कोर जो है वरी करता है उसकी पॉपुलेशन पे, ठीक है। फिर वो पॉपुलेशन यहाँ पे सामने आती है, तो टोटल यहाँ पे तो वोटिंग काउंटिंग में जो होंगे 10 लाख के करीबन, यहाँ बोले 11 लाख वोटर्स होंगे, इसमें वोटिंग पॉइंट होंगे। और अगर आप देखें तो एनडीए कैंडिडेट को यहाँ पर मोर देन 6.6 लाख यहाँ पे 6.67 लाख से यहाँ पे जीतने का एक्सपेक्ट किया जा रहा है एनडी पार्टी द्वारा। मुर्मू को रिसीव मिलेंगे वोट, ऐसा एनडीए की पार्टी का कहना है। और उनका एस्टिमेट हर बार इससे जीतते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति थे वो इस प्रकार से जीतते हैं। और साथ में एक न्यूज़ और यहाँ पे ग्रीन और पिंक बैलेट रहेगा। अब इसका मतलब क्या, ग्रीन और पिंक बैलेट, तो जो बैलेट पेपर से होता है पूरा, कोई इसमें ईवीएम यूज़ नहीं करते, बैलेट बॉक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें बैलेट में ग्रीन जो बैलेट होगा, ग्रीन कलर का जो कागज़ होगा दोस्तों, वो एमपीज़ के लिए होगा, यानी सांसद के लिए, और जो पिंक कलर का होगा दोस्तों एमएलए के लिए होगा। और आपको बता दें 84 अमेंडमेंट के थ्रू दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों। और अगर इसे साइड में देखें तो लगभग 700 जैसे वोट वैल्यू ऑफ वोट्स होती है सांसद और एमपीज़ की, सांसदों की जो वोट वैल्यू यहाँ पे डिसाइड करी है वो 700 की गई है, ठीक है। और विधायकों की अलग होती है। अगर आप देखें तो सपोर्ट में अनडिसाइडेड अभी फिलहाल में जो है 12 एमपीज़ और 88 एमएलएज है, तो ये इनका कोई भरोसा नहीं किधर चले जाए। और लेकिन डिसाइडेड जो है, जो फाइनली सपोर्ट कर रहे हैं वो 545 एमपीज़ हैं, सांसद हैं, और राज्यसभा और लोकसभा को मिला के, और 2000 तकरीबन जो है यहाँ पर जो सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, वो विधायक है। इधर देखोगे तो 223 यहाँ पर एमपी से, और यहाँ पर 1724, तो कहने की पल्ला भारी जो देखने को मिल रहा है इंडिया का मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बात करते हैं दोस्तों कांग्रेस के, या कांग्रेस नहीं अपोजिशन के हम बोले, क्योंकि सारे अपोजिशन एक साथ आ चुके हैं इस इलेक्शन में। तो अपोजिशन के वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति के जो कैंडिडेट है, तो ये मार्गरेट अल्वा को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया दोस्तों। फाइनली संडे के न्यूज़ में यहाँ पर जो है एनसीपी के चीफ है शरद पवार, उन्होंने यहाँ पर इसको अनाउंस किया। अगर बात करें तो पूर्व काफ़ी समय दोस्तों कांग्रेस में इन्होंने बिताया दोस्तों, अपने पूर्व कांग्रेस का नेता रही काफ़ी, साथ साथ में काफ़ी बार एमपी चुनी गई और एमएलए चुनी गई। और साथ में लास्ट टाइम दोस्तों राजस्थान की गवर्नर भी आई थी दोस्तों, और राजस्थान में काफ़ी इन्हें काम करा। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड, ठीक है, और काफ़ी सारी जो जगह इन्हें एज ए गवर्नर इन्हें काम करा। देखते हैं पहले इनके बारे में। तो संडे वाले दोस्तों जो कि एनसीपी चीफ है इन्होंने, और साथ में 2-3 जो है अपोजिशन पार्टी है, 17 अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर यहाँ पर जो है एनसीपी की जो रेजिडेंसी है वहाँ पर जो इकट्ठे हुए, और फाइनली इन्हें डिसाइड करा जो मार्गरेट अल्वा है दोस्तों, वो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होगी अपोजिशन की तरफ से। और यहाँ पर ये कब हुआ दोस्तों, फाइनली जब एनडीए ने अपना कैंडिडेट डिसाइड कर दिया जजू धनखड़, उसके बाद। अगर आप देखें तो मिस्टर, ठीक है, पवार और लीडर ऑफ अपोजिशन में आप देखें राज्यसभा जो है हमारे, अभी जो राज्यसभा में जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है मल्लिका अर्जुन खड़गे, वो, और सामने कम्युनिस्ट पार्टी के जो है जनरल सेक्रेटरी सीतारमन रायचूर, इनने मिलकर दोस्तों इसको अप्रूवल दिया। और अगर आप देखें मार्गरेट अल्वा के बारे में देखें, इनका पॉलिटिकल क्राइटेरिया क्या, इनका क्राइनोलॉजी क्या क्या रही, कब तक क्या किस समय में काम करा, तो मेनली यूपीए गवर्नमेंट में दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट लीडर रही दोस्तों, और गांधी परिवार के काफ़ी करीब मानी जाती थी। लेकिन 2008 में पता नहीं क्या हुआ इनके साथ कि इनको बिल्कुल ही पार्टी से बाहर निकाल देगा। देखिए 5 टर्म में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी चुनी गई, सांसद चुनी गई। कहाँ से दोस्तों, यूनियन यूपीए गवर्नमेंट जब जो अलायंस था उसमें, सॉरी क्या हो गया गलती से, जस्ट मिनट। हाँ, तो आप देखें यहाँ पर तो 15 बार दोस्तों यहाँ पर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए यूपीए से, और काफ़ी इनने अच्छा काम करा। आप देखें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चुनी गई है। 2008 में दोस्तों इनका क्या हुआ था दोस्तों, 2008 में इनने जो कांग्रेस पार्टी की कर्नाटका यूनिट है ना, उस पर एक आरोप लगाया इनके जो बच्चा है इनका, जो उस समय इनका पुत्र था नवदीत, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, और एक हायर बायर था जिसने पैसा देकर टिकट खरीद लिया, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया कर्नाटका कांग्रेस से। उसके बाद दोस्तों
काफ़ी इनको दिक्कत हुई दोस्तों। और उसके बाद इनको कांग्रेस से ऐसा हम बोले कि बाहर ही निकाल दिया गया। और कांग्रेस में ये जब थी उससे जो यूपी अलायंस थे उसमें काफ़ी सारी जो उनकी पोस्ट उनसे छीन ली गई, उनसे आर्थिक और उनका स्ट्रक्चर जो था पूरा छीन लिया गया। लेकिन ये चुनी तो रही, लेकिन वापस से दोस्तों कमबैक करती है एज अ गवर्नर, जब इनको उत्तराखंड और गोवा, गुजरात, राजस्थान का बनाया जाता है। ठीक है। और इनने अपने इनकी एक बायोग्राफी दोस्तों करेज और कम्युनिटी, उसमें इनने एक जिक्र करा था कि जो उस समय के जो केरला इनको जो दिक्कत जो इनको पार्टी से बाहर निकाला गया या कहीं कहीं इनको छाट दिया गया, वो इसलिए छाटा गया था क्योंकि इनने जो एक केरला के एक चीफ मिनिस्टर थे उस समय के, एक एंटोनियो, उनको रिमूव करने के लिए बोला था। ठीक है, आरोप लगाया था। और राज्यसभा में दोस्तों 1974 में रही दोस्तों 32 की इनमें, और काफ़ी 5 बार एमपी चुनी गई, तो इनके बारे में था। और गांधी परिवार से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी मिस्टर अल्वा। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ, आप देखिए पार्लियामेंट्री अफेयर 1984 में इन्हें प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के समय संभाला, जब ये 42 साल की उम्र में थी। और काफ़ी सारे दोस्तों इनने मैरिज लॉ और डाउनी जो है जो दहेज प्रथा है उस पर काफ़ी सारे एक्ट पास भी करवाए। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर है, अच्छे लीडर यहाँ पे चुने गए। देखते हैं अब क्या होता है। हाँ, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर यूरोप के बारे में। तो यूरोप भी काफ़ी सारा काफ़ी समय से दोस्तों, काफ़ी समय से क्या हीट वेव से अफेक्टेड है। तो अब हीट वेव, अब ऑब्वियसली तापमान जब 40 डिग्री तक बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट फायर तो देखने को मिलेगी। सही, देखिए फॉरेस्ट फायर जो है 2 रीज़न से देखने को मिलती है आपको। या तो एक कारण होता है ह्यूमन, ठीक है, या कोई इंसान है कहीं ना कहीं झाड़ियों में आग छोड़ के आ गया, सर्वाइव करने का, या फिर कैंप के फायरिंग करने का वहाँ पे हाथ छोड़ गया, तो ह्यूमन डिफेक्ट के कारण यहाँ पर बाढ़ या तो आग देखने को मिलती है, या फिर आपको हीट वेव या आपके तापमान बढ़ोतरी के कारण। अब होता है क्या, जब तापमान आपका 40 से 45 डिग्री जंगल में पहुँच जाता है तो कहीं ना कहीं एक दिन का अगर संकटन देखने को मिलता है तो उससे आग बढ़ जाती है। और एक बार आग स्टार्ट होती है तो जंगलों में ईंधन की कमी तो है नहीं, एक बार आग स्टार्ट होगी तो कंटिन्यूसली फैलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ यूरोप में देखने को मिल रही है। यूरोप में क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर जो साउथ वेस्टर्न यूरोप, अगर आप देखो यूरोप का मैप देखो, यूरोप में साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम में आप देखोगे तो वहाँ पर आपको पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस और यूके दिखेगा। यही वो रीज़न है जहाँ पर आपको हीट वेव का ज़्यादा अफेक्टेड, या फिर भूमध्य सागरीय जो एरिया है वहाँ पर हीट वेव का अलर्ट देखा गया है। और हीट वेव वहाँ पर दूसरी बार आई रही है यहाँ पर, पहले इससे पहले 1 महीने पहले एक बार हीट वेव आ चुकी है। और हीट वेव में यूरोप की हालत ऐसी होती है दोस्तों कि वहाँ पर फुहारे चलाने पड़ते हैं। फुहारे मतलब समझ रहे हो, फायर ब्रिगेड लेके और पूरे एरिया में दोस्तों फुहारे चलते हैं और रोड को गीला करना पड़ता है। और लोगों ने भी यहाँ पे बीच में जाके पड़े थे दिन भर और पानी में डूबे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट वेव के कारण जो तापमान 40 डिग्री के समथिंग पहुँच जाता है, 40 डिग्री के ऊपर। एक तरफ आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे यूरोप जो है मेनली नॉर्थ पोल में आता है, नॉर्थ पोल के इतने करीब है, फिर भी यहाँ पर जो जोग्राफिकली ये इंसिडेंट क्यों देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं रीज़न है क्लाइमेट चेंज का। तो उसको आगे आर्टिकल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल में फ्रांस का एरिया दोस्तों, यहाँ पर फ्रांस में आप देखोगे तो लेंड्रियास फ्रांस का वाइल्ड लाइफ एरिया है दोस्तों, यहाँ पे पूरी तरह से फॉरेस्ट फायर या फिर देखने को मिल रही है। और स्पेन और पोर्तुगीज और ग्रीस में भी है, और साथ में यूके को अलर्ट पे रखा गया है और लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है कंटिन्यूसली। अगर आप देखोगे तो फैमिली के लोग काफ़ी सारे मारे गए दोस्तों। काफ़ी अभी काफ़ी सारे इंसिडेंट देखने में, आग बुझाने के लिए दोस्तों यहाँ पे स्पेशल रेस्क्यू टीम होती है, उसमें काफ़ी एक प्लेन क्रैश हो गया दोस्तों, और काफ़ी सारे दोस्तों इमरजेंसी जो स्टाफ यहाँ के वो मारे गए दोस्तों पिछले कुछ दिनों में। ठीक है, नेक्स्ट इस न्यूज़ में पूरा आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब नॉर्थ जो रीजन है दोस्तों, अगर आप देखोगे यूरोप का साउथ वेस्ट का, वहाँ पे भी फ्रांस, ग्रीस, पुर्तगाल और स्पेन ये पूरी तरह से दोस्तों अफेक्टेड है। और यहाँ पर लगभग 1000 लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं दोस्तों, किल इन 1000। अगर आप देखोगे इसी रीज़न की वजह से फॉरेस्ट जो आग यहाँ पे रहती है, और टेम्परेचर की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। 40 डिग्री तापमान है। हीट वेव दोस्तों यहाँ पर देखी गई है ब्रिटेन में दोस्तों, यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है दोस्तों 40 डिग्री तापमान कहीं ना कहीं जगह फ्रांस में। ठीक है, सेवरल इमरजेंसी पर्सन यहाँ पे लास्ट वीक में काफ़ी सारे दोस्तों यहाँ पे मारे गए हैं। और आप देखोगे सेकंड व्यू यहाँ पे बताई जा रही है कि जो हीट वेव है दोस्तों, सेकंड वेव आई है यहाँ पर। और साइंटिस्टों का मानना है दोस्तों कि जो कि ये पूरा जो कारण है दोस्तों ये हीट वेव का क्लाइमेट चेंज है, और मोर फ्रिक्वेंट बताया जा रहा है इसमें। और आप देखोगे एक्सट्रीम वेदर और जो हीट वेव है और बाढ़ है दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगी। इन्वायरमेंट रिसर्च आप देखें, इन्वायरमेंटल रिसर्च क्लाइमेट इंक्लूडेड यहाँ पे द्वारा बताया गया ये हीट वेव दोस्तों आई है दूसरी बार यहाँ पर। और आप देखोगे लगभग जो फ्रांस का जो एरिया यहाँ पर जियोनॉइड रीजन जो है यहाँ पर ग्रेनॉइड रीजन, वहाँ पर 14,000 लोगों को इवेकेट किया गया है, इन्हें जो है रेस्क्यू किया जाएगा है, और टेम्परेचर शेल्टर है वहाँ पर उनको रिलीफ कैंप में पहुँचाया गया है। इसके अलावा आप देखोगे 11,000 दोस्तों यहाँ पर जो हेक्टेयर जो एरिया है दोस्तों अभी तक पूरी तरह से अफेक्टेड और जल चुका है। और आप देखोगे मेट्रो और फ्रांस में टेम्परेचर जो है एक एरिया है वहाँ पर फ्रांस का, वहाँ पे 40 डिग्री तापमान देखा गया है। और आगे यूरोप में काफ़ी जगह ये देखने को मिलेगा भूमध्य एरिया के से रिलेटेड। ठीक है, देखो मेनली जो यहाँ पर जो ये होता है ना दोस्तों करंट की वजह से होता है। अगर आप ज्योग्राफी से पढ़ोगे ना, हम ज्योग्राफी का एक बहुत जल्दी सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, और उसमें आपको बहुत ही आसान और मैप के थ्रू ज्योग्राफी को समझाएंगे। उसमें अगर आप देखोगे ज्योग्राफी में तो एक हम पढ़ते हैं धाराएं, तो यहाँ पे इस समय दोस्तों गर्म धाराएं आती है कहीं ना कहीं जो समुद्र के पास में जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर ये गर्मी हीट वेव देखी जाती है आपको। वहाँ पर जब गर्म धाराएं पूछती है, क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं इसका एक वो होता है, उसकी वजह से यहाँ पे हीट वेव स्टार्ट होती है दोस्तों, तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। और जो समुद्री जो पानी होता है ना दोस्तों, पानी का एक रीज़न होता है, पानी बहुत जो धरती होती है दोस्तों
बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और ठंडी हो जाती है। लेकिन इवन आप पानी का जो पढ़ोगे ना जब समुद्री विज्ञान, तो उसमें आपको पड़ेगा कि जो सौर इफेक्ट है वो क्या होता है, ठीक है। उसकी वजह से तापमान में काफ़ी जो है बढ़ोतरी हो जाती है। अगर आप देखोगे दोस्तों, लगभग लगभग जो 2000 दोस्तों हेक्टेयर जो लैंड है जो कि मिजाज माउंटेन रेंज में पड़ता है, वो पूरी तरह से जो आग से जल चुका है। पोर्तुगल में भी पोर्तुगीज में भी ये देखा जा रहा है दोस्तों, 47 जो है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस तापमान देखा गया है। साथ साथ में यूके में दोस्तों रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कंट्रोल ऑफ वाइल्ड लाइफ रेगिंग, ठीक है, जो मेडिटेरियन आइलैंड है उसके पास में सब जो एरिया है ना, यानी भूमध्य सागर का एरिया, वहाँ पर रेड अलर्ट है और हाई रिस्क जो है टू लाइफ है। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर पहली बार देखा गया है कि यहाँ पे स्कूलों को 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हीट इफेक्ट खतरनाक है। आप सर्च करना हीट इफेक्ट, आपको गूगल पे से तस्वीर मिलेगी गर्मी की वहाँ पर यूरोप में। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, फोकस ऑन द फूड एनर्जी क्राइसिस विडोडो। तो राष्ट्रपति इंडोनेशिया के दोस्तों है जोको विडोडो, उन्होंने यहाँ पर एक इंटरव्यू में यहाँ पे साफ तौर पर बताया कि हमको फोकस करना चाहिए फूड और एनर्जी क्राइसिस पे, जो कि वर्ल्ड में आज देखा जा रहा है। यानी काफ़ी देश जो कि भूखों से मर रहे हैं, भूख की कमी है कई देशों में, अफ्रीका के और मध्य हम देखें सेंट्रल ईस्ट और सेंट्रल कंट्रीज़ जो बहुत सारी है सेंट्रल एशियन कंट्री, और इंडोनेशिया उनके प्रेसिडेंट ने साथ साथ में यहाँ पे यह भी कहा कि सारे ग्लोबल लीडर को अपना ईगोइज्म जो है साइड में करना चाहिए और इस जो है महामारी पे जो हमारे सामने दिख रही है, ठीक है, उसको यहाँ पर पहली प्रेफरेंस देनी चाहिए, ठीक है। और इंडोनेशिया, ठीक है, और इंडिया और इंडोनेशिया का दोनों ही का ही सिमिलर ये कौन चिंता रही है दोस्तों, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी की, जो कि कब देखने को मिल रही है दोस्तों, जब ये रशिया और यूक्रेन का जब से फरवरी में युद्ध स्टार्ट हुआ है, उसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है और जो है खाद्य पदार्थ हैं उसकी गिरावट जो है उत्पादन में काफ़ी गिरावट भी देखी गई है। और कई कई देशों को तो आप जैसे अफगानिस्तान जैसे देश जो कि हम काफ़ी अफेक्टेड हुए इससे, ठीक है। अगर आप देखें वो देश यहाँ पे जो अफेक्टेड हुए जो खुद उत्पादन नहीं कर पाते। इवन यूरोप में भी काफ़ी समय जो है उत्पादन नहीं देता है आपको मालूम है, कुछ यूक्रेन जैसे, यूरोप तो पूरा ही अफेक्टेड है इससे। यूरोप इसलिए अफेक्टेड दोस्तों कि यूरोप में आप देखोगे तो रशिया और यूक्रेन ही मेनली ज़्यादातर खाद्य पदार्थ उत्पादन करते हैं। बाकी अधिकतर यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, इटली को छोड़ के, इटली और फ्रांस को छोड़ के, वो जो अपना खाद्य पदार्थ है वो कहीं ना कहीं आयात करते हैं। तो इंडिया जो इंडोनेशिया प्रेसिडेंट है उन्होंने इसको अवेयर करने के लिए कोशिश करी। साथ साथ में उन्होंने यहाँ पर बताया है कि हम एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपको दे रहे हैं जो कि यहाँ पर G20 समिट के थ्रू मिलेगा आपको, और यहाँ पर आप इस इशू को अहेड कर सकते हैं जो कि बाली में G20 समिट होने वाली है उसमें। साथ साथ में दोस्तों ने यहाँ पर ये भी करा कि हम एक मीडिएटर के रूप में काम भी कर सकते हैं जो चाइना और इंडिया के बीच में जो विवाद है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला रेडी टू मीडिएट द प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग इन द केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइना प्रेसिडेंट सी जिनपिंग डिसाइड टू मीट इन साइडलाइन ऑफ G20 फर्स्ट टाइम दे वुड कम फेस टू फेस सिंस LAC स्टैंड ऑफ बिगेन 2022। तो दोस्तों जो हमारा लाइफ में जो हमारा 2020 में दोस्तों गलवान घाटी विवाद हुआ था, उसके बाद ये फर्स्ट टाइम है कि फेस टू फेस चाइना और चाइना के प्रेसिडेंट और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने होंगे। साथ साथ में उन्होंने यहाँ पर इस इंटरव्यू में एक हाईलाइट पॉइंट हम बात करें तो यहाँ पे बात करें तो ये पहले एशियन जो है यहाँ पर बने एशियन लीडर है दोस्तों। हम बोले एशियन रीजन मतलब जो नॉर्थ के जो एशियन मतलब हमारे जो एशिया के कुछ देश के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति है जो कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनसे भी मिले और साथ साथ में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जो है पुतिन से भी मिले। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कोविड से रिलेटेड न्यूज़ है। तो यहाँ पे ओवरऑल 200 करोड़ का हमने मार्क पार कर लिया है और हमारे यहाँ पे 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो गया दोस्तों कंप्लीट। आप देखें तो ये मेनली 18 जो है मंथ में ये माइलस्टोन हमने प्राप्त किया। साथ में जो क्यूरी करने वाली कॉन्कर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमारा जो 1.8% ही पॉपुलेशन है जो कि थर्ड डोज लगवा चुका है, तो उसने बस इतना ही 3% लोग ही हैं या 4% लोग ही है पूरी जनसंख्या का जो कि थर्ड डोज लगा चुके हैं। मेनली ये वो लोग हैं जो कि इनको फ्री में लगा 60 वर्ष के ऊपर वाले, लेकिन अब सरकार ने 75 दिन के लिए फ्री स्टार्ट कर दिया। अब देखिए इसमें क्या देखने को मिलता है जो कि वर्ल्ड एवरेज से 2.75% कम देखा गया है, ठीक है। आप देखेंगे वर्ल्ड कवरेज जो हमारा है ना 27.5 है जो कि हमारे 3.8% से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और अगर आप देखें तो फर्स्ट 2 डे उसका जो हमारी पहला खुराक और दूसरी खुराक आप देखोगे जो हमने लगवाई थी वो 65% लोगों ने लगाया, तो जो कि वर्ल्ड एवरेज से काफ़ी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे देख रखा है आपको, देखिए इंडिया का 3.8 और वर्ल्ड का 27.7% जनसंख्या। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये है एक तस्वीर दोस्तों बानुआल या नाम क्या है इसका, बोनालू डे, ठीक है। बोनालू डे जो कि यहाँ पर हैदराबाद में मनाया जाता है, हैदराबाद यानी तेलंगाना में। मेनली एक प्रकार का पूजा पाठ है दोस्तों, डिवोट्स है दोस्तों। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो इसमें से एक है पोथाराजू, ठीक है। पोथाराजू एक लोकल या रीजनल गॉड है दोस्तों, ऐसा माना जाता है ये गॉड काली के ब्रदर है, ठीक है, भाई है जो हमारी जो भगवान काली है उनके। और इनका ये हर साल इनको मनाया जाता है, ऐसे ड्रेस इनके रूप में आते हैं दोस्तों और ऐसा डांस करते हैं। इसको बोनालू सेलिब्रेशन बोलते हैं जो कि हैदराबाद में मनाते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे सीधे एग्जामों में जब फेस्टिवल और से जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें कि बोनालू डे कहाँ बनाया जाता है, बोनालू कहाँ पे कहाँ उत्सव है, ये ऐसा पूछ सकते। तो ये हैदराबाद का उत्सव है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ जो है यहाँ पर, हाँ, सिंधु ध्वज से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने फाइनली दोस्तों 30-35 साल की सर्विस के बाद दोस्तों सिंधु ध्वज को रिटायर कर दिया है। रिटायर मतलब डिकमीशन कर दिया, सेवानिवृत्त हो चुकी है।
अब इसका यूज़ नेवी क्या करेगी आगे बताते। काफ़ी सारी चीज़ों को तो हम जो है यहाँ पर एज काफ़ी कोशिश जो कंपनियाँ करती हैं इनको खरीद लेती है और म्यूजियम में इसको तब्दील कर देती है, लेकिन अब इसका क्या करेंगे नहीं पता। लेकिन आपको बता दें कि जो सिंधु ध्वज है ना, ये उन 3 सबमरीन्स में से है जो कि हमने 1987 में जो है रशिया से खरीदी थी। ये एक प्रकार की किलो क्लास सबमरीन है दोस्तों, हमने रशिया से खरीदी थी और इसने अपने 35 ईयर इंडिया को दी है और सर्विस दी उसने अपनी। विशाखापट्टनम को दोस्तों सैटरडे को शनिवार को उसको 35 साल की सर्विस के बाद डिकमीशन कर दिया गया। इसका नाम है सिंधु INS सिंधु ध्वज, आपसे पूछ सकते हैं। जो इसके फॉर्मर कमांडेंट थे SP सिंह रिटायर्ड, उनने इसको डिकमीशन करने में इवेंट में पार्टिसिपेट करा। काफ़ी सारे जो उसके पूर्व जो कमांडेंट जिसको इनके अध्यक्ष मतलब उसके अंडर में रही, ठीक है। और बात करें दोस्तों इसका इंपॉर्टेंस क्या है तो खुद के पास इसका इंडिजीनियस टॉर्पीडो फायर कंट्रोल सिस्टम था, ठीक है, जो कि काफ़ी इसने नेवी को मदद करी। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों ये एक मात्र सबमरीन है इंडियन नेवी की जिसको CNS यानी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी जो कि मिली है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और बात करें दोस्तों 1987 में हमने क्या करा था दोस्तों, किलो क्लास सबमरीन 3 रशिया से खरीदी थी दोस्तों, जिसमें से एक सिंधु ध्वज थी, एक ठीक है। और अगर आप देखें इसमें एक इंपॉर्टेंट जो थी एक सिंधु रक्षक थी। सिंधु रक्षक का नाम ने काफ़ी सुना होगा इसको। ये मेनली एक्सीडेंट एकमात्र हमारा मरीन हम बोले कि जो सबमरीन एक्सीडेंट था जो कि हमारे इंडियन नेवी के पास हुआ था सिंधु रक्षक। सिंधु रक्षक 2013 में दोस्तों एक्सीडेंटली मुंबई हार्बल के पास में डूब गई थी, ठीक है। और एक थी सिंधु वीर, ठीक है, जो कि हमने म्यांमार को भेजी थी 2022 में। ये क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहा था। सिंधु वीर को हमने 2020 में म्यांमार को पहुंचा दिया था, ठीक है, और जो कि म्यांमार के इंपॉर्टेंट सबमरीन के रूप में भी काम कर रही है। और एक है सिंधु ध्वज जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। तो ये तीनों सबमरीन हमने रशिया से 1987 में खरीदी थी। अभी की स्थिति देखें तो हमारे पास अभी क्या क्या है सबमरीन में, तो अभी हमारे पास 7 रशियन किलो क्लास सबमरीन है, 4 जर्मन HDW जो है सबमरीन है, और फ्रेंच स्कॉर्पियन जो है सबमरीन जो हमारे पास अभी बची है। फ्रेंच स्कॉर्पियन सबमरीन अभी ज़्यादा यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि अभी प्रोजेक्ट 75 में जो हम बना रहे हैं वो इन्हीं को देख के बना रहे हैं, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो कि अभी काम कर रही है, ठीक है। तो ये सबमरीन सिंधु ध्वज के बारे में था। नेक्स्ट न्यूज़ जो है यहाँ पर है, हाँ ये है भैया जो लोन माफ़ी है उसके बारे में, ठीक है। अब होता क्या, बहुत सारी सरकार क्या करती है दोस्तों, किसानों का लोन माफ़ करती है, ठीक है। तो अभी एक डाटा SBI के थ्रू सामने आया है। SBI की एक रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया कि हमारे देश में ओवरऑल 50% फार्मर है जो कि इस योजना का फ़ायदा उठा पाते हैं कि उनके लोन माफ़ हो जाते हैं। एक स्टडी में सामने आया सबसे बेकार जो राज्य हैं ना जो कि सबसे बेकार है लोन माफ़ी में, जो बोलते हैं कि हम पूरा माफ़ करते हैं लेकिन वो माफ़ करते हैं कुछ 3%, तो सबसे बेकार इम्प्लीमेंट जो देखने को मिला है वो तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, कर्नाटका, UP का देखने को मिला है। यानी कहने का मतलब है कि ये राज्य बहुत ही कम माफ़ करते हैं, ठीक है, बाकी पूरा किसान से भरवा लेते हैं, ठीक है। तो SBI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताएं ओनली अबाउट हाफ ऑफ द जो है हम बोले इंटेंट बेनिफिशियर ऑफ फार्मर टू बिहेवियर अनाउंस बाय स्टेट 2014 सिंस 2014 तक की रिपोर्ट है इसमें बताई गई है, और से लेकर अभी तक की, ठीक है। सो द स्टडी था बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो SBI के द्वारा ये रिपोर्ट बताई गई है। तेलंगाना मात्र 5% अपना जो है लोन का माफ़ करता है, जो देता है उसमें से मात्र 5% ही माफ़ करता है, बाकी सारा भरवा लेता है। मध्य प्रदेश 12% करता है जो कि सेकंड पुअरेस्ट है, वो की बुरी हालत है। झारखंड बात करें तो 13% करता है, ठीक है। कर्नाटका 38%, उत्तर प्रदेश 52% ही करता है, यानी 50% ही माफ़ होता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जो है 2018 और 2017 में इनने अपना जो लोन है किसानों का वो 100 और 100% यहाँ पे माफ़ करा है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ ने 100% ही माफ़ कर दिया है, और बात करें महाराष्ट्र की उसने 91% यहाँ पे माफ़ करा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इस ग्राफ में देखा है पूरा इम्प्लीमेंटेशन चार्ट में बताया गया दोस्तों। तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब और सबसे अच्छे में दोस्तों छत्तीसगढ़ जिसने 100% माफ़ करा है, आंध्र प्रदेश 92% माफ़ करा है, और महाराष्ट्र 92% माफ़ करा है। उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो 52% है, और तेलंगाना की बात करें तो मात्र 5% है, मध्य प्रदेश 12% है, झारखंड 13% है, पंजाब 24% है, कोलकाता 38% है, ठीक है। तो यही परसेंटेज है जो कि यहाँ पर लोन माफ़ी की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये चार्ट देखो, यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश ने 2017 में दोस्तों 36,000 करोड़ रुपए दिए थे, उसमें से जो कि यहाँ पर जो फार्मर थे जो कि इसके लिए एलिजिबल थे वो थे 39 लाख फार्मर, ठीक है। इसमें से उन्होंने मात्र 52% माफ़ करा। अगर आप देखोगे सबसे अच्छे में जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश देखोगे तो 28% 2018 में 36,000 करोड़ का यहाँ पे जो लोन दिया, ठीक है, इसमें से 12% ही माफ़ करा, बाकी सारा नहीं करा, ठीक है। छत्तीसगढ़ देखोगे 2018 में इनने 6,000 करोड़ का यहाँ पे लोन दिया, इसमें से 9 लाख जो है फार्मर को दिया जो कि 100% ने माफ़ कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा डाटा आप देखना तो चाहे तो देख लेना। तो आपको बस इतना रखना है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग SBI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा प्रदर्शन छत्तीसगढ़ और ठीक है राजस्थान और महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने कराए, और सबसे बेकार तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इनने कराया, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ जो आप देखोगे यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ कल काफ़ी हाईलाइटेड हुई थी, काफ़ी मतलब इस पर अंतर्राष्ट्रीय वाद विवाद छिड़ गया था क्योंकि आरोप लग गया था यूक्रेन पे। हुआ क्या, एक फ़्लाइट थी दोस्तों, उसमें काफ़ी मात्रा में दोस्तों हथियार भरे हुए थे और रासायनिक हथियार भी थे और काफ़ी सारा जो मिलिट्री इक्विपमेंट था। ये दोस्तों जो है सर्बिया के थ्रू, ठीक है, कहाँ से जा रहा था, सर्बिया से। सर्बिया आप देखोगे तो यूरोपियन कंट्री है दोस्तों। मैप में मैं अब क्या करूँगा, आगे से मैप भी लगाना स्टार्ट करूँगा जिससे आपकी मैप की जो है सोच समझ बढ़ेगी। तो सर्बिया से आप जब चलोगे भूमध्य सागर होते हुए
तो सर्बिया से आप निकलोगे तो सर्बिया के थ्रू ही बांग्लादेश जा रही थी, और ऐसा माना ऐसा पहले तो ऐसा माना गया था यूक्रेन की फ्लाइट है, तो ऐसा लगा यूक्रेन को हथियार ले जा रही है। ठीक है, मेनली ये 8 मेंबर का इसमें क्रू था जो कि पूरी तरह से मारा गया इस क्रैश में। ठीक है, ये फ्लाइट मेनली ग्रीस में क्रैश हुई है। ग्रीस आप देखोगे भूमध्य सागर में ही है। सर्बिया के थ्रू जब ये ग्रीस में पहुंचा, वहाँ पे किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण यहाँ पे गिर गया, और इसमें जो रखे हथियार थे दोस्तों वो भी ध्वस्त हो गए पूरी तरह से, और इसमें काफ़ी मात्रा में हथियार थे। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर जो एरिया है इस ग्रीस का, वहाँ पर अलर्ट करके दोस्तों लोगों को बाहर निकलने के लिए सख्त मना कर दिया, क्योंकि इसमें रासायनिक हथियार भी ऐसा सुनने में आ रहा था कि थे। जो ये ऑपरेटर था दोस्तों, ये कार्गो था, ये यूक्रेन ऑपरेटर कार्गो था। ठीक है, तो लोगों ने यहाँ पे आरोपी लगा दिया कि ये जो हथियार है दोस्तों यूके या फिर जो है नाटो देशों के द्वारा यूक्रेन को पहुंचाए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बांग्लादेश के थे। बांग्लादेश रक्षा मंत्रालय ने इसको एग्री करा है। बांग्लादेश रक्षा मंत्रालय दोस्तों ये हथियार मंगा रहा था, लेकिन पूरी तरह से क्रैश हो गया, और इसमें जो 8 मेंबर थे उसके सबके सब मारे गए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर जो है सिंगापुर ओपन से। तो सिंगापुर ओपन में यहाँ पर जो है इंडिया को एक बड़ी जीत मिलती हुई है। सिंधु जो हमारी है 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट है, एक बार सिल्वर एक बार ब्रॉन्ज। 2000 जो अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक थी 2020 में उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, तो इनने सिंगापुर ओपन फाइनली जीत लिया दोस्तों, और ये 2022 का हमारी 3rd ट्रॉफी है शटलर की। बैडमिंटन से आती दोस्तों, बैडमिंटन ट्रॉफी थी सिंगापुर ओपन। तो आपको बस इतना याद रखना है सिंगापुर ओपन इस बार किसने जीता है। तो ये थोड़ा ब्लर नहीं तो और पढ़ते इसको। ठीक है, इन्हें हराया किसको, ये भी पूछते थे। चाइना की एक वांग जी ई है। तो वांग जी ई क्वेश्चन देखिए, आज के क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं दोस्तों, ये नहीं पूछते कौन ने जीता, आपसे पूछ लेंगे सिंगापुर ओपन में सिंधु जी है, उन्हें किसको हराया है। तो वहाँ पूछेंगे, आप ऑप्शन देंगे बहुत सारे आपको टाइप होगा। मैंने खुद ने अपने एग्जाम जो है एरा है उसमें समझा है कि क्वेश्चन इस प्रकार से बन रहे हैं। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो ये वांग ई जी जो है आपको याद रखना है कि इनको हराया है सिंगापुर ओपन में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पे साइड में एक न्यूज़ और दे रखी है, इन्हें जो है प्रेसिडेंट है पीएम जो हमारे एमपी, इन पीएम ने इनको जो है जो बधाई दी। नेक्स्ट न्यूज़ है, अच्छा आज इतना ही है। ठीक है, तो ये लास्ट न्यूज़ थी दोस्तों। आज काफ़ी लंबा सेशन हो गया है, तो 1 घंटे का सेशन हो गया। तो थैंक यू, और सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे बहुत जल्दी हम काफ़ी सीरीज़ आपके लिए लाने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए इसी चैनल पे। थैंक यू।